फाइन स्टूडेंट, तो आज क्लास में हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे एडिटोरियल्स में। पहला टॉपिक रहेगा वन नेशन वन इलेक्शन। क्या भारत में, पूरा भारत में एक टाइम में इलेक्शन होना चाहिए? एक टाइम इलेक्शन का मतलब ये है स्टूडेंट, लोकसभा, विधानसभा और जो थर्ड टायर है, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या पंचायती वाला व्यवस्था हो, क्या एक साथ होना चाहिए? तो हाँ और ना दोनों में जवाब मिलेगा तुमको। पर एक चीज़ तो जरूर मिलेगा कि ये आप रातों रात लागू नहीं कर सकते भारत जैसा विशाल देश में। हाँ समझे, इतना आसान नहीं होगा लागू करना। यदि आप लागू कर दिए तो रीजनल एस्पिरेशन का क्या होगा फिर? और हम देखें कि हर स्टेट में रीजनल एस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर देयर डेवलपमेंट, डिस्टिंक्ट कल्चर। समझे? तो ये जो डिबेट है बहुत ही खूबसूरत डिबेट है और इसके आसपास का चीज़ हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही कहा गया कि 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा पार्लियामेंट का, ठीक एक दिन बाद एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता के अंदर है ना एक कमेटी बनाया गया और वही कमेटी देखेगा क्या फिजिबल है भारत में वन इलेक्शन, एक साथ में इलेक्शन करना। समझेंगे? देखो ये दुर्भाग्य की बात है इस कंट्री के लिए कि पहली बार किसी प्रेसिडेंट को किसी कमेटी का मेंबर बनाया गया। ऐसा नहीं हुआ अभी तक। आपने बर्बाद कर दिया प्रेसिडेंट का गरिमा को भी। समझे? प्रेसिडेंट सबसे ऊपर का पोस्ट होता है, भले वो एक्स वाला क्यों ना। अभी पूरा हिस्ट्री में खोल के देख लो, भारत की हिस्ट्री में पहले प्रेसिडेंट होंगे रामनाथ कोविंद जो किसी कमेटी के मेंबर होंगे, अध्यक्ष होंगे। हाँ डिबेट हो सकता है कि सर क्यों नहीं, जब सिर्फ चीफ जस्टिस बन सकता है ये क्यों नहीं बन सकता है, मगर मैं फिर से वही बोलूँगा प्रेसिडेंट का औहदा है, पहला सिटीजन है भारत का वो। अभी तक तो ये परंपरा नहीं हुआ था, अब नया क्यों हुआ? तो इसलिए भी क्रिटिक्स लोग जो है, बड़े बड़े जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार है जिनका मैं डिबेट देखता हूँ अक्सर, वो इस चीज़ को लेकर बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि रामनाथ कोविंद जी को नहीं बैठाना चाहिए था उसमें। हाँ तुम्हारा पक्ष हो सकता है हाँ या ना हो सकता, वो दूसरा विषय है। बात समझे? दूसरा इश्यू देखो, बताओ दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, दिल्ली हाइट्स जिसको बोलते हैं, जैसे इंडिया में रहने वाले लोग को इंडियंस बोलते हैं ना, तो दिल्ली में रहने वाले लोग को दिल्ली हाइट्स कहा जाता है। समझे? तो दिल्ली हाइट्स का स्थिति ये है बच्चे लोग कि पार्टिकुलर मैटर 2.5 इतना ज़्यादा हो गया, 120 यूनिट से भी ऊपर चला गया है। अभी मैं बताऊंगा पूरा आंकड़ा के साथ, जबकि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 5 यूनिट होना चाहिए। और इंडिया का जो तुम्हारा नैक वाला जो है एयर क्वालिटी जो हमारा निकलता है उसमें कहा गया तो 40 तक ठीक है। कहाँ 5 कहाँ 40? 5 या 40 होना चाहिए। 5 वर्ल्ड तुम्हारा WHO के हिसाब से और 40 तुम्हारा इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, यहाँ तो 120 है। इसलिए परिस्थिति ऐसा आ गया कि दिल्ली में रहने वाले लोग जो है वो लगभग 12 साल अपना लूज कर रहे हैं लाइफ। और पूरा यदि मैं भारत का बात करूं तो पूरा भारत में लगभग 5 साल हम एज को लॉस कर रहे हैं, 5 ईयर्स। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना पोल्यूटेड हो गया हमारा सिटी। कुछ सीखना चाहिए तो चाइना सीखना चाहिए, नहीं चाइना बीजिंग ने क्या करके दिखाया है, ये 10-15 साल में बीजिंग ने इतना रिड्यूस कर दिया पार्टिकुलर मैटर। हाँ हमारा अभी कॉन्टेम्पलेशन स्टेज में है, मानते हैं IIT वो कर रहा है काम, पर उसको जल्दी आपको उतारना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगा। तो विथ डेटा ये चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे 328 को। एंड लास्ट वन देखो, इंडस वाटर ट्रीटी। मैंने कहा ना कि 6 रिवर है, 3 रिवर पाकिस्तान की तरफ और 3 रिवर इंडिया की तरफ। उस पर क्या डिस्प्यूट है? डिस्प्यूट सुलझाने का 3 मैकेनिज्म है। एक तो आपका परमानेंट इंडस कमिश्नर जो होगा उस पर सुलझा सकते हैं, उसमें इंडिया के भी मेंबर रहेंगे और इधर के भी मेंबर रहेंगे। वो यदि हो गया, सॉल्व हो गया तो दूसरा हो सकता है एक्सपर्ट कमेटी के पास जा सकते हैं, वो भी न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी होगा जो अपॉइंट करेगा वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक भी तो सिग्नेटरी है तुम्हारा इंडस वाटर ट्रीटी का, जो 1960 में अयूब खान और तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ था। और तीसरा क्या है रास्ता? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। पाकिस्तान ने गलत कर दिया ना, जैसे इंडिया ने 2 प्रोजेक्ट बनाया, एक किशन गंगा वाला प्रोजेक्ट बनाया, एक रातले वाला प्रोजेक्ट बनाया। किशन गंगा जो ट्रिब्यूटरी है तुम्हारा किसका? झेलम का, तो झेलम रिवर के ऊपर किशन गंगा प्रोजेक्ट है, वही हाइड्रो प्रोजेक्ट। और रातले जो प्रोजेक्ट है चेनाब के ऊपर है। बात समझे? तो आप देखो किशन गंगा वाला तो बन के तैयार हो गया है, रातले अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बहुत दिन से ऑब्जेक्शन दे रहा पाकिस्तान। और तुम ऑब्जेक्शन दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर तुम ऑब्जेक्शन देगा तो पहले फर्स्ट लेवल में ना सुलझाएगा मामला। अब क्या कि चलो फर्स्ट लेवल पे मामला नहीं सुलझा तो अब दे दिया, अब ये चला गया दोनों मैकेनिज्म पे।
यानी कि वो वर्ल्ड बैंक का एक्सपर्ट कमेटी के पास भी चला गया, न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी जो होगा, और प्लस वो तुम्हारा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया। इंडिया बोला गलत बात है, पहले ऑप्शन को एग्जॉस्ट करो, इस ऑप्शन को खत्म करो, तब वे ऑफ अपील के रूप में भरना चाहिए तुमको। तो इसलिए बोल रहा है कि इंडिया जो बोल रहा है कि इसमें संशोधन होना चाहिए, इंडस वाटर ट्रीटी में, इंडस वाटर ट्रीटी में संशोधन होना चाहिए, और उधर फिर पाकिस्तान अपना काउंटर करेगा। इसलिए लेटर लिख के दिया गया है पाकिस्तान को, अब वो रिस्पॉन्ड करेगा 90 डेज या 120 डेज के आसपास। समझ गए ना मुद्दा? चलो आगे बढ़ते हैं। 327 GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था स्टूडेंट 2 सितंबर को। तो आगे देखो मामला क्या है, मैं बता चुका हूँ तुम लोग को मामला, है ना, हल्का फुल्का बता चुका हूँ। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने जैसे अनाउंस किया कि स्पेशल सेशन होगा। हाँ, स्पेशल सेशन बुलाने का है, अधिकार है, बुला सकते हैं आप लोग। ऐसे नॉर्मली एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए तो 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कल बताए होंगे क्लास में, बात समझे ना। अब इस बात को तुम लोग समझो कि अचानक ये बोल दिया गया कि 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक, जबकि मोदी जी को 21 सितंबर को यूनाइटेड स्टेट्स भी जाना है सिक्योरिटी काउंसिल अटेंड करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए। इसका मतलब क्या होगा, जब मोदी जी वहाँ जा रहे होंगे तो हो सकता है यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ हो जाए। जो एक्सपर्ट लोग जो अनुमान लगा रहे हैं, तरह तरह का अनुमान। और कल सोनिया गांधी ने लेटर भी लिख के दिया है, कल परसों की बात, तुम्हारा रिप्लाई नहीं कर रहा है, एक तो गलत है। आप जो संसदीय जो परंपरा है, जो पार्लियामेंट का जो परंपरा है, उसके आधार पे जब अपोजिशन आपसे मांग रहा है कि क्या विषय होगा, तो विषय बता देना चाहिए आपको, गुत्थी रखने की क्या जरूरत है। हालांकि ये एक पॉलिटिकल टूल हो सकता है, मैं अंदर जाऊंगा तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूं तुम लोग को, मगर तुम लोग को वो सब चीज़ नहीं जानना है। तुम खाली संविधान से रिलेटेड चीज़ों को जानो। बात समझ, एक तो भारत और इंडिया का कितना बड़ा अभी जान रहे होने चल रहा है, डिबेट चल रहा है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ द डे, अभी जो भारत सरकार है, उसने अनाउंस किया कि 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक एक स्पेशल सेशन बैठने वाला है। तो ठीक एक दिन बाद, ये कब हुआ, ये थर्सडे, पिछले थर्सडे को अनाउंसमेंट हुआ था। तो थर्सडे के बाद क्या आता है तुम्हारा, फ्राइडे को एक कमेटी बना दिया गया और रामनाथ कोविंद जी उसमें हेड कर रहे हैं। और उसमें और भी बहुत, जैसे उसमें तुम्हारा ये जो है जम्मू एंड कश्मीर के जो है बहुत बड़े गुलाम नबी आज़ाद है उसमें मेंबर, हाँ, रंजन भी है वो उसमें, अधीर चौधरी भी है उसमें, हाँ, उसमें और भी मेंबर सब है। और साउथ इंडिया का एक भी मेंबर नहीं है बताओ, साउथ इंडिया का एक भी नहीं लिया वो, तो कहाँ से इंक्लूसिव हुआ। सबका साथ सबका विकास यदि आप सोचते हो, आपको कल्पना है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट से भी कुछ लेना चाहिए था, आपको इधर से साउथ से लेना चाहिए था। तो ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो दूसरा विषय है। देखो यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने कहा कि यस, क्या वो ट्रैक नहीं हो सकता है कि जो 1960 में चलता था, 1960 के दशक में देखो जो 4 लोकसभा गया है हमारा। अच्छा फिगर ही देख लो ना, आगे देखो तो फिगर होगा, आगे देखो तो पेज नंबर दिख रहा है तुम लोग को, 6 पेज नंबर में है, बच्चे लोग देख रहे हो ना। यहाँ पे पहला लोकसभा जो हुआ था 1951 में हुआ था, इमेज दिख रहा है तुम लोग को, बढ़िया समझ, इसको समझ जाओगे तो I-12 अपने आप समझ जाओगे। क्योंकि जानते हो ना 1951 में 1950 में संविधान बना, लागू हुआ, और उसका इलेक्शन तुम्हारा 50 और 51 में हुआ। तो पहला लोकसभा का इलेक्शन कब हुआ था, 51 में हुआ था, जहां जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, और राजेंद्र प्रसाद तुम्हारा प्रेसिडेंट बन के आगे चले गए। हाँ, BR अम्बेडकर नहीं चुने गए। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं, ये लोकसभा का चुनाव है स्टूडेंट, क्योंकि लोकसभा से पहले तो आपको इंटरिम गवर्नमेंट बैठाना पड़ा था ना, समझ गए। यहाँ पे देखो, तो जब 1951 में पहला जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस समय बच्चे लोग 15 स्टेट का भी चुनाव उसी साल हुआ था। ये खूबसूरती देखो। तो कहने का मतलब 1951 से लेकर 1957 तक, जो नेक्स्ट चुनाव 57 में होगा लोकसभा का 5 साल बाद, तो उस बीच में केवल एक ही स्टेट का हुआ था। कितना बढ़िया बात है, एक ही स्टेट का चुनाव हुआ बीच में। ये 5 साल में मतलब अधिकतर स्टेट का चुनाव क्या लोकसभा के साथ ही सिंक्रोनाइज था, एक ही स्टेट था तुम्हारा जो हुआ है बाद में। बात समझ गए, इसका मतलब प्रॉपर सिंक्रोनाइज है कि नहीं है। दूसरा लोकसभा का चुनाव हुआ 1957 में, वहां पे देखो, बात समझा, उस समय 13 स्टेट ने पार्टिसिपेट किया था। और देखो उसके बाद 60 में एक हुआ, 61 में एक हुआ, ये भी बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा चुनाव नहीं हो रहा है। विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है ज़्यादातर लोकसभा के साथ अटैच है, कहने का मतलब ये है। फिर देख लो 1962 का, इसमें फिर 13 स्टेट पार्टिसिपेट किए जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था।
और उसमें देखो 64 में बस 2 इलेक्शन हुआ और 65 में 1 इलेक्शन हुआ। कोई बहुत बड़ा 1-2 इलेक्शन होगा तो कोई बड़ा बात नहीं है। अभी कंट्री में क्या है, लोकसभा का भी हो रहा है, अगला स्टेट फिर 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, ऐसे करके हो रहा है ना। अभी तो अभी बहुत प्रॉब्लम है। आगे देखो तो कह सकते हो इस हिसाब देखो 1967 में तो देखो 1967 में बच्चे लोग गजब ना 20 क्योंकि स्टेट टूट चुका था, स्टेट बहुत सारा रीऑर्गेनाइजेशन बना तो बहुत सारा स्टेट बन चुका था। कहोगे सर 13-15 से 20 हो गया, अरे स्टेट बहुत सारा बन चुका है, नया नया स्टेट सब। तो 20 स्टेट का चुनाव एक साथ हुआ है। अब देखो 67 में, अब 67 के बाद चुनाव हुआ 71 में। अरे बाबू 40 साल में चुनाव कर लिया गया, भंग कर दिया गया लोकसभा। कायदे से 5 साल का होता है ना, इंदिरा गांधी का टाइम था, वो बोली कि 1 साल पहले हम इलेक्शन करेंगे, कर सकता है। तो कायदे से 72 में होना चाहिए था इलेक्शन, कब हो गया? 71 में हो गया। 71 में हुआ तो बताओ कितना स्टेट के साथ तुम मर्ज किया? 3 स्टेट हो गया तुम्हारा, खराब हो गया, गड़बड़ हो गया तुम्हारा। और उसके बाद तुम जब 71 में जब इलेक्शन तुम किया है तो कायदे से तुम्हारा कितना 76 तक होना चाहिए, 5 साल, तो वहाँ 1 साल इमरजेंसी में बढ़ा दिया गया, तो हो गया, टूट गया तुम्हारा। समझ गए ना? 77 में चला गया। तो देखो बीच में क्या 74 में हुआ। अब उसके बाद देखो 77 के बाद 3 साल का जनता पार्टी बना कि नहीं बना बताओ तो? 3 साल तक जनता पार्टी ले गया। 77 के बाद जनता पार्टी आया ना, और जनता पार्टी कहाँ तक गया? 80 तक। बताओ 3 साल बाद फिर लोकसभा का इलेक्शन हो गया, फिर गड़बड़ हुआ ना। 5 साल कितना बढ़िया चल रहा था, तो 4 साल हुआ, फिर 5 साल हुआ, और फिर तुम्हारा बढ़ गया ना उसका, सॉरी 4 साल हुआ, फिर 6 साल में हुआ, और फिर 3 साल में हुआ, क्योंकि जनता पार्टी तुम्हारा स्टेबल ही नहीं रह पाया। और गजब तो तब हुआ कि जब जनता पार्टी जीत के आया तो जितना भी कांग्रेसी तुम्हारा जो था सब गवर्नमेंट को गिरा दिया। और जब फिर ये जीत के आया तो ये भी गिरा दिया, हो गया तुम्हारा विधानसभा का हो गया, टुकड़ी हो गया। फिर कहाँ से मैच कर पाएगा? आर यू गेटिंग मी? समझ रहे हो? इसलिए तुम क्लियर कट देख सकते हो बच्चे लोग, जो 4 जो लोकसभा है शुरुआत का, 51 का हो, 57 का हो, 62 का हो, 67 का हो, तो मैक्सिमम स्टेट लोकसभा के साथ चुनाव किए थे। उसका मामला गड़बड़ हो गया। क्यों? लोकसभा 1 साल पहले हो गया, 1 साल बाद में हो गया, 3 साल का जनता पार्टी आया, वो टूट गया, फिर वो आया, विधानसभा बना, फिर उसको भंग किया गया, तो पूरा मिसमैच हो गया। देखो स्थिति ऐसा हो गया स्टूडेंट, 84 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 5 ही स्टेट था जो साथ में हो रहा था। उससे पहले देखो ना 83 में तुम्हारा 7 स्टेट एंजॉय कर रहा है इलेक्शंस को। समझ गए? ये स्थिति हो गया कंट्री का। आगे देखो, इसको कंटिन्यू करो। 2014 देखो, जब मोदी जी प्रचंड बहुमत में 2014 में जीत के आए थे, तो उस साल 8 हुआ था, 8 स्टेट ने भी विधानसभा का 8, हाँ विधानसभा मतलब स्टेट का विधानसभा का 8 चुनाव हुआ था। उसका देखो समझ में आ ही रहा होगा तुमको। और ये जो ईयर है 2023, इसमें भी बहुत सारे इलेक्शन ड्यू में है, जान रहे हो तुम लोग। ये होने वाला है, देखो राजस्थान में होने वाला है, समझे ना, तेलंगाना में होने वाला है, MP में होने वाला है, फिर 24 में सिक्किम में होने वाला है, आंध्रा में होने वाला है, एंड सो ऑन। तो कुछ स्टेट मैच करेगा, मगर देखो कितना कम हो गया है। तो मोदी जी सोच रहे हैं क्या संभव नहीं है कि जो पहले जो 4 तक लोकसभा बढ़िया से हुआ था, क्या नहीं हो सकता है? मुद्दा ये है, समझ गए ना? मुद्दा ये है। देखो तो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को, शुरू में चले जाओ, उनको हेड बनाया गया है ना इस मुद्दे के लिए कि 1 नेशन है तो 1 इलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो मैंने जैसे कहा कि स्पेशल सेशन बुलाया गया है 18 और 22। पीपल को पता नहीं कि एजेंडा क्या होगा, इसमें क्या चीज़ को रखा जाएगा। और देखो ना इस बार जैसे कि मैंने तुम लोग कहा, देखो ये स्टूडेंट, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, देखो इलेक्शन होने वाला है इस ईयर। और नेक्स्ट ईयर जो होगा 24 में जो लोकसभा के साथ जो मैच कर जाएगा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, झारखंड, ये 24 में होगा। बात समझ में आ रहा है तुमको? तो देखो 24 के साथ ठीक है तुम्हारा ये मैच कर गया। व्हाट अबाउट द 23? अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पे राजस्थान में चुनाव होगा, मोदी जी आएंगे प्रचार करने के लिए, तेलंगाना में प्रचार होगा, मोदी जी चंगड़ा भेजेंगे वहाँ पे। तो ये लोग तो बार बार यदि स्टेट मशीनरी को इस तरह यूज़ करेगा तो फिर गवर्नेंस के लिए कब काम करेगा? फिर पैरामिलिट्री फोर्स यदि यही सब चीज़ में रहेगा, और जो टीचर है जो पढ़ाने का जिसको काम है, अब इलेक्शन ड्यूटी में रहेगा तो पढ़ाएगा क्या? वो जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है उनका काम है जाके वो करना, अब वो वहाँ पे ड्यूटी में रहेंगे तो अपना काम कब करेंगे? तो इसलिए भी एक सुर ये भी आ रहा है कि 1 इलेक्शन एक ही बार में हो जाना चाहिए, ताकि लोग का जो एफिशिएंसी है वो काम आ सके। समझ गए ना? तो आगे देखो स्टूडेंट, थोड़ा फैक्चुअल भी देख लो। क्या ये नया चीज़ है आज सुबह उठे और बोल दिए कि देश में 1 इलेक्शन होना चाहिए? नो, बहुत पहले से है। एक तो मैंने तुमको 4 लोकसभा का बता ही दिया, शुरू में तो हो ही रहा था साथ में, काम तो गड़बड़ हुआ इंदिरा गांधी के बाद, हुआ कि नहीं हुआ बताओ तो स्टूडेंट? 1 साल पहले करने की क्या जरूरत था उस समय?
इमरजेंसी लगा दिया, वहाँ ब्रेक कर दिए, फिर चुन के आया उसको भंग कर दिए, मामला गड़बड़ हो गया। देखो तो ये वही लिखा गया कि एक साथ जो चुनाव है विधानसभा और लोकसभा के, ये न्यू फिनोमेना नहीं है। हाँ, लगातार 4 हुआ है, 52 का बात कर लो, 57 ये हुआ कि नहीं हुआ बताओ तो। इसमें अधिकतर स्टेट साथ में आए हैं, ठीक है, आज़ादी के बाद हुआ ही है। 4 सक्सेसिव लोकसभा का जो चुनाव हो उसमें बहुत सारे स्टेट पार्टिसिपेट किए, जानते हो। मामला कब गड़बड़ हुआ मैं बता चुका हूँ सभी चीज। 1971 का इलेक्शंस एक साल प्रीपोन कर दिया गया था, उसका 77 दिन तो इमरजेंसी लगा दिया गया था, और फिर जनता पार्टी आई, जनता पार्टी भी आई तो कहाँ 5 साल रही है, 3 साल रही है वो, और फिर इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत में आई थी। सीएम फेस, पीएम फेस बहुत बड़ा फेस होता है स्टूडेंट, समझे। एक बार चेहरा बन गया तो बन गया। अब पॉलिटिक्स ऐसा चीज है, मैं क्या करूं, पॉलिटिक्स का ही टॉपिक है, रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को। पॉलिटिक्स ऐसा चीज है कि एक बार आपका छवि खराब हो गया तो खराब हो गया। बहुत मुश्किल है छवि को बनाना फिर से, समझे, बहुत मुश्किल है। हर कोई राहुल गांधी नहीं हो सकता कि छवि खराब था छवि बढ़िया हो गया, और छवि बढ़िया करने के लिए उन्होंने पद यात्रा भी किया है। छवि बहुत अच्छा हो गया है, पता है तुमको। राहुल गांधी का बहुत बड़ा लीडर बन के उभरा है। तुम लोग पता नहीं कितना बात विश्वास करोगे, मगर जो रियल पिक्चर में बता रहा हूँ तुम लोग को, रियल पिक्चर बता रहा हूँ। जब से पद यात्रा किए हैं वो नीचे से, बहुत बड़ा छवि हो गया। देखो जिसको तुम बाबू ज़्यादा डोमिनेट करोगे, जिसको तुम हीन भावना से देखोगे, वो आदमी पॉपुलर हो जाए, क्योंकि नाम तो उसी का ले रहे हो ना तुम बार बार। मीडिया में फेमस होने के लिए क्या है, या तो सूट बूट में रहो या फिर गरियाते रहो। जिसको गरियाओगे उसको ऐड हो रहा है उसका, सिंपल बात है। किसी तरह तुमको मीडिया में बना रहना पड़ता है, समझे ना। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ है। हाँ देखो वही सब चीज़ वही लिखा गया जो बता दिए। देखो जनता पार्टी आया है ना 97, वो भी नहीं रहा, उसके बाद मामला गड़बड़ हो गया। वो जैसे शासन में आया बहुत सारे स्टेट का वो कर दिया उसने, है ना। तो ये मामला है। तो नाउ द रियलिटी क्या है अभी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से चुने जाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का सरकार अलग चुना जाता है। ये अच्छा भी है, अभी मैं डिबेट करूँगा तो अच्छा भी है। अब देखो एक साथ यदि चुनाव हो जाए तो एक तरफ मोदी जी खड़े हैं, एक तरफ नीतीश कुमार खड़ा है, मगर एजेंडा दो अलग है ना। वो देश को चलाएंगे, ये प्रदेश को चलाएंगे, दोनों में अंतर है कि नहीं है बताओ तो। उधर का नेशनल इशू कुछ और है, वहाँ सॉवरेनिटी का बात होगा, वहाँ सिक्योरिटी का बात होगा, वहाँ नेशनलिज्म का बात होगा, और यहाँ हमारा भोजन का बात होगा, यहाँ हमारा पॉलिसी का बात होगा, दूसरा चीज़ का बात होगा। और जाके देखेंगे जब, और हमारा जो पीपल है वो कितना लिटरेट है ये बताओ ना। हम कहो सर 77% बता रहे थे, तो 77% जो लिटरेसी है वो भी तुम लोग जानते हो बढ़िया से, ये कैसा लिटरेसी है, समझ रहे हो। लिटरेसी का डेफिनेशन तो तुम लोग जानते हो बढ़िया से। हाँ बिल्कुल। तो अब इस बात को समझना होगा कि वोटर्स कैरी अवे हो जाएगा। मोदी जी को इधर भी दे दिए, इधर भी दे दिए, इधर भी दे दिए, म्यूनिसिपैलिटी में दे दिए। व्हाट अबाउट द रीजनल एस्पिरेशन, क्या मोदी जी नीचे काम करेंगे क्या, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो रीजनल एस्पिरेशन जो है वो पूरा भंग हो जाएगा। आगे देखो ये फिगर बता चुके। अब देखो यहाँ पे तो प्रेजेंट जो इलेक्शन प्रोसेस है स्टूडेंट, इसमें बहुत ड्रॉबैक्स है। प्रेजेंट इलेक्शन प्रोसेस का मतलब क्या है कि विधानसभा के इलेक्शन अलग टाइम में हो रहा है और लोकसभा के इलेक्शन अलग टाइम में हो रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स समझे, इसमें क्या देखो प्रॉब्लम देखो। अच्छा तुम लोग जानते हो पॉलिटी, बहुत अच्छे से पढ़े हो स्टूडेंट तुम लोग, मैंने तुम लोग को पॉलिटी में बताया था, वही बता रहा हूँ, सुनो अच्छे से। पॉलिटिकल पार्टी कितना भी पैसा खर्च कर सकता है इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन कैंपेन टाइम में कितना भी खर्च कर सकता है, बट एक कैंडिडेट के ऊपर फिक्स्ड है कि उसको उतना ही खर्च करना है। सही बात बोल रहे हैं ना स्टूडेंट। तो 2019 का जनरल इलेक्शन देखोगे, जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो सबको जोड़ के पॉलिटिकल पार्टी प्लस कैंडिडेट को जोड़ के बच्चे लोग कितना पैसा खर्च हुआ है, 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है जनरल इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में। बुझने आता है कितना बड़ा फिगर है ये, इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था, समझे। और जानते हो पॉलिटिकल पार्टी पे तो कोई कैप ही नहीं है, तो पॉलिटिकल कैंडिडेट पे कैप है। तो ये कितना अंदर से ब्लैक मनी और खर्च किया होगा, और कैपिटलिस्ट क्लास का कितना संरक्षण होगा, वो भी समझ लो तुम लोग। बात समझे ना। हाँ तो हम विश्वास करते, हम होप करते कि यदि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो तो ये पैसा कम होगा, ठीक है। मैं बहुत सारे जो वरिष्ठ पत्रकार है इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं रखते हैं, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। कभी पूछो हमसे बताएंगे, इसका बहुत सारा रीजन है। दूसरा देखो हेट स्पीच, देखो हेट स्पीच बढ़ता है ना। अब पता चला हम राजस्थान में इलेक्शन है तो मोदी जी जाकर गरिया दिए अशोक गहलोत को, हाँ वहाँ का। अब फिर अगला बार चुनाव है तो फिर वो दूसरे वाले प्रधानमंत्री और सीएम को गरिया दिए। तो हेट स्पीच अब खराब, जितना हेट स्पीच बढ़ेगा उतना पोलराइजेशन होगा सोसाइटी में, हिंदू मुस्लिम उतना होगा ना, कास्टिज्म होगा। इस चीज़ से बचना चाहिए लोग को। तो इन्वायरमेंट आपका बहुत ही विसिएटेड हो जाएगा, इन्वायरमेंट बहुत दूषित हो जाएगा। जब शीर्ष नेतृत्व में जो बड़ा बड़ा बैठा बड़ा बड़ा नेता लोग
जब किसी धर्म को टारगेट करना शुरू कर देते, इन्वायरमेंट तो खराब हो जाता है, जो तुम लोग जानते हो बढ़िया से। देखो यही इसलिए बोलते हैं कि यदि इलेक्शन इसी तरह होते रहे कि लोकसभा का भी हो रहा है, अगला साल फिर विधानसभा का हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो दिक्कत है कि कम्युनलिज्म, वही हिंदू मुस्लिम, कास्टिज्म, करप्शन, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझे। और ये सब इविल्स समाज को जकड़ देगा। हाँ देखते हो, हेट स्पीच का ज़माना है, वायरल स्पीच का ज़माना है ना, कोई भी चीज़ ही हेट स्पीच। देखो जो राहुल गांधी भी फंसा था तो वही हेट स्पीच में ही फंसा था ना, मोदी सरनेम के ऊपर, जानते हो तुम लोग। और 2019 के इलेक्शन में ये साफ साफ दिखता है, बहुत गंदा हेट स्पीच गया था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री यदि कुछ बोल रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कहाँ उतना गुद्दा है कि कुछ कर ले उनको, तो अपोजिशन को ही जाएगा, क्योंकि जो सत्ता में हो तो एंजॉय करता है पावर को, हम जानते हैं इस चीज़ को। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खराब हुआ, बोला कि कमेटी बनना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए। बात समझे क्यों? क्योंकि एक लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन करवा रही है वो इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए, वो ऑटोनॉमी बॉडी होना चाहिए। बात समझे। तो आप देखो यहाँ पे तो तुम 3 टायर का बात कर रहे हो, तुम लोकसभा और विधानसभा में ये स्थिति हो रहा है, अब तुम सब साथ में कर रहे हो, तो इससे ये मतलब पॉजिटिव लाइमलाइट में दिखाया जा रहा है कि तीनों टायर का हो जाए। फर्स्ट टायर लोकसभा, सेकंड टायर तुम्हारा विधानसभा, और म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायती राज का एक साथ हो जाए तो सेम स्टाफ में हो जाएगा ना काम। हाँ, और सेम पैरामिलिट्री फोर्सेस होगा वहाँ पे। तो एक तो बेचारा ये लोग को एक ही बार सर्विस करना पड़ेगा, फिर जाएगा अपना देश के लिए काम करेगा। जो टीचर है एक बार ड्यूटी देगा अपना, फिर पढ़ाने के लिए चला जाएगा। जो भी कर्मचारी जाएगा वहाँ ड्यूटी देखने के लिए एक बार देखेगा, जाकर चला जाएगा वो, तो कम से कम वो अपना काम तो कर पाएगा ठीक से। तो इसलिए भी एक साथ होना चाहिए इलेक्शन। तो देखो दोनों ही है, मैं डिबेट कर रहा हूँ, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखते हो क्या होता है, क्यों इलेक्शन होना चाहिए एक साथ में। अब तुम खुद सोचो कि फ्रीक्वेंट इलेक्शन होगा तो फ्रीक्वेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन लगाती है ना कि अब कभी भी आपका अनाउंस हो गया कि फलना फलना दिन आपका इलेक्शन होगा, तो तुम कोई भी नया पॉलिसी तुम अनाउंस नहीं कर सकते हो, ना ही तुम्हारा स्टेट कर सकता है, ना ही तुम्हारा ऊपर वाला कर सकता है। तो जानते हो कि ऊपर वाला कर देगा तो फिर इलेक्शन प्रोसेस फिर बदल जाएगा। अब जो 5 साल का चुना हुआ सरकार है, सुनो 5 साल का चुना हुआ सरकार है, बीजेपी का तो फुल कंट्रोल है इंडिया में। वो तो चाहेगा कि हम एमपी में भी जाएं, वो चाहेगा कि हर जगह जाए, क्योंकि बेस बड़ा है इसका। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो बताओ ये काम भी नहीं कर पा रहा है अपना, तो जो आपका गवर्नेंस है वो पॉज हो गया, रुक गया। जब वो रुक गया तो क्या काम था फिर सरकार। बट एक बार इलेक्शन हो जाएगा तो उसको 5 साल मिलेगा, 5 साल में बहुत कुछ काम कर सकता है। बात समझे। हाँ, इसका काउंटर अटैक भी है, मैं थोड़ी देर में बोलूँगा। देखो यहाँ पे तो वही बोला कि यदि फ्रिक्वेंट इलेक्शंस हुआ तो जो नॉर्मल फंक्शनिंग है सरकार का वो ठप हो जाएगा। स्पेशली जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो इलेक्शन कमीशन बोलता है ना कि फला फला दिन इलेक्शन डेट है, और गवर्नमेंट अनाउंस नहीं कर सकती न्यू स्कीम को। जब अनाउंस नहीं कर गई तो गवर्नेंस क्या पॉज हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट, और ना ही सरकार तुम्हारा कोई भी ट्रांसफर कर सकती है ऑफिशियल्स को, ठीक है, कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। तो यानी कि इंटायर जो सरकार का मशीनरी है वो एक तरह से लग जाता है केवल इलेक्शन करवाने में। जब इलेक्शन करवाने में पूरा मशीनरी लग जाएगा, ब्यूरोक्रेट सब लग जाएगा, IAS IPS सब लग जाएगा, तो देश का गवर्नेंस का क्या होगा जरा बताना हमको। तो इसलिए एक साथ होगा तो एक बार में लगेगा, उसके बाद फ्री हो जाएगा, अपना अपना काम करेगा सब। समझ गए ना। तो क्या इससे रिलेटेड क्या कभी कोई कमेटी बना था भारत में कि फिजिबल है कि नहीं है लोकसभा और विधानसभा का एक बार चुनाव होने का? तो बिल्कुल हुआ था। देखो लॉ कमीशन का रिपोर्ट आया था, 178th रिपोर्ट है ये तुम्हारा, उसमें बोला गया था बिल्कुल लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए। और ये रिपोर्ट तुम्हारा पटल पे कब रखा गया था? 1999 में। समझ गए ना, यानी कि 2000 से 1 साल पहले की बात है। हाँ, उसके बाद देखो सिमिलर तुम्हारा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी बनाया गया था 2015 में, जब मोदी जी जीत के आए 14 में, तो मोदी जी ने वहाँ पे भी हल्का बात उठाया था। तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बना, पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, लोकसभा राज्यसभा के भी मेंबर सब होंगे उसमें। तो उन्होंने बताया कि आखिर भारत में ये जब दोनों इलेक्शन एक साथ करेंगे, विधानसभा लोकसभा, तो उस समय क्या प्रैक्टिकलिटी होगा, क्या तरीका, क्या अंदाज होगा, करने का क्या तरीका होगा, ये बताया गया। समझे। 2017 में इनफैक्ट नीति आयोग का भी एक पेपर आया जिसमें विवेक दोबराई और किशोर देसाई भी थे। इन्होंने कहा कि एक काम करिए, एक साथ कराना तो मुश्किल है, 2 फेज में करवा लीजिए। 2 फेज का मतलब हुआ बच्चे लोग, जैसे मान लो कि अभी कितना स्टेट है भारत में, 28 स्टेट है ना, 29 से एक नीचे हो गया, 28 स्टेट है, 28 स्टेट्स है। तो एक काम करो, 5 साल चुनाव होता है, तो आज जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ तो आधा स्टेट का करवा लो अभी, 28 में आधा करो, 14 स्टेट एक साथ हो जाए, और 2.5 साल बाद फिर 14 स्टेट हो जाए, 2.5 साल बाद। तो ये हो सकता है इससे।
तो यही तुम्हारा सुझाव दिया गया कि 2 फेज अप्रोच में करना चाहिए, ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन होगा। बात समझे ना? हाँ, मगर ये भी इलेक्शन कमीशन ने बताया था 5 साल पहले कि इस तरह के यदि आप बात करना चाहते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हो विधानसभा लोकसभा, तो ऐसे रातों रात सोचने से नहीं होगा। इसके लिए स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। सब जो भी ज्ञानी हैं, इसको जानते हैं, सब लोग का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है मीटिंग में, क्योंकि देश का बहुत बड़ा फैसला है ये। बात समझे ना? कंसल्टेशन और पॉलिटिकल पार्टीज, इंपॉर्टेंट बात है पॉलिटिकल पार्टी को भी तो हाँ बोलना चाहिए, नहीं तो रीजनल पार्टी खो जाएगा इसमें। अब तुम खुद सोचो बच्चे लोग, यहाँ ध्यान देना अच्छे से। देखो, जैसे देखो उत्तर प्रदेश का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में कौन है? अखिलेश है ऑपोजिशन में। हाँ, अखिलेश पार्टी है कि नहीं है बताओ तो? मायावती भी है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। हाँ, अब तुमको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का ये जो अखिलेश है, अखिलेश का थोड़ा सा तुम्हारा राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में, MP में भी है। मान लो कि एक बार इलेक्शन हुआ, मैं बताना चाह रहा हूँ तुमको, एक बार यदि इलेक्शन हुआ तो अपना स्टेट में ध्यान देगा, तो MP में नहीं जा सकेगा, राजस्थान में नहीं जा सकेगा। वही जीतेगा जो सेंटर में है या फिर जो मेन अपोजिशन पार्टी है, कि उसका बेस बड़ा है। तो रीजनल पार्टी का जो एस्पिरेशन हो रहा था कि दिल्ली से उठ के पंजाब चले जाए, दिल्ली से उठ के गुजरात चले जाए, वो सब खत्म हो जाएगा। बात समझे? ये भी एक क्लिक है। हाँ, नहीं बन पाएगा वो। अरे गेटिंग में समझ में आ रहा ना बात? बिल्कुल, वो समझना होगा तुमको। देखो, तो इसलिए वाइड स्प्रेड कंसल्टेशन जरूरी है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो, हाँ, अब देखो सबसे बड़ा सवाल है, तो तुम इलेक्शन तो कर दिया। देखो, समझने के लिए बहुत कुछ है, हो सकता है थोड़ा लंबा क्लास चले जाए, एक एक चीज़ समझने के लिए पॉलिटी का बहुत। अब हो सकता है आपका भंग भी तो हो सकता है। जैसे मान लो 5 साल का चुना हुआ सरकार है, अरे भाई 2 साल में ही आपका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा, पता चला कि तुम्हारा बहुमत नहीं है, तुम्हारा गिर जाएगा। तो इसके लिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को कॉन्फिडेंस मोशन से जोड़ दो। क्या होता है नॉन कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस मोशन से जोड़ना? अरे जब सत्ता खुद ही बोलती है कि हमको कॉन्फिडेंस प्रेजेंट करना है, उठ गई सत्ता, और नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, अपोजिशन ने नहीं बोला कि तुमको प्रूव करना है, वो खुद प्रूव कर रहा है। तो इस तरह के यदि ताकतवर परफॉर्मेंस हो तो बढ़िया है कि इलेक्शन चलेगा 5 साल के लिए, और ये चीज़ तुम नीचे विधानसभा में करवा सकते हो। हाँ, यदि ऐसा नहीं हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन लग गया और पार्लियामेंट में जो सरकार है वो गिर गया, तो उस समय भी सोल्यूशन होने चाहिए। क्योंकि मान लो कि लोकसभा 3 साल के लिए रहा, भंग हो गया, तो फिर विसिएट कर जाएगा, जो हम देखेंगे कैसे इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। तो ऐसा होगा तो क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। इसलिए स्टेक होल्डर ज़्यादा एक्सपर्ट रहे, ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी रहे और मिल के काम करे। ऐसे रातों रात लेने वाला डिसीजन नहीं है स्टूडेंट। बात समझे? वही लिखा गया है, देखो यहाँ पे। और उतना ही नहीं, जब तुम एक साथ इलेक्शन करोगे तो भारत का संविधान का बहुत सारा अनुच्छेद को तुमको चेंज भी करना पड़ेगा। बात समझे? चेंज, जैसे तुमको आर्टिकल 35 को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, आर्टिकल 83 को भी चेंज करना पड़ेगा, ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 85 को चेंज करना पड़ेगा, जिस तरह लोकसभा भंग होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। सिमिलर तुम्हारा 172 और 174 तुम्हारा विधानसभा के लिए है, और 356 भी तुमको चेंज करना पड़ेगा, जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो कहने का मतलब कि आप जो आप बोल रहे हो कि देश में लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव सेम होना चाहिए, उसके लिए पहले आपको जाके भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा बहुत सारा आर्टिकल में। समझ गए? इतना इजी नहीं है ये। हाँ, तो ये तो हो गया आसपास का चीज़ था। अब बात करेंगे कि आखिर क्यों हमारे देश में होना चाहिए एक चुनाव, क्यों होना चाहिए एक साथ में, लोकसभा विधानसभा और फिर तुम्हारा थर्ड टायर का एक साथ क्यों होना चाहिए। इससे कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी और गवर्नेंस बरकरार रहेगा। सही बात है ना, ब्रेक नहीं होगा, बढ़िया से काम कर रहे हैं। हाँ, जानते हो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो सरकार अनाउंसमेंट नहीं कर सकती, स्टाफ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, वो बंद हो जाएगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगा गवर्नेंस का। नंबर 2 है ना, डिसरप्शन नहीं होगा। और इसका फ़ायदा होगा सरकार का भी। जानते हो ना, सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है इलेक्शन के टाइम में। अभी खुद देख रहे हो ना, 60,000 करोड़ खर्च हुआ, तो पॉलिटिकल पार्टी का पैसा बचेगा, क्योंकि एक ही बार उसको प्रचार करना है। गवर्नमेंट का भी बहुत सारा पैसा बचेगा, और जो स्टेट सिक्योरिटी फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, सब वो एक ही बार लगेगा, तो फायदा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है स्टूडेंट कि जो ये पोलराइजेशन हो रहा है, कम्युनलिज्म का जो वो एक ही बार होगा, आदमी भूल जाएगा उस चीज़ को। और जितना इलेक्शन होगा उतना पोलराइजेशन होगा। तो एक बार में इलेक्शन होगा तो कम पोलराइजेशन होगा, इसलिए स्टेट में अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा, सोशो इकोनॉमिक इकोसिस्टम आपका बेटर रहेगा, करप्शन कम रहेगा। समझे? ये बात है। हाँ, तो वही बात है कि यदि मान लो कि 5 नंबर में दिया गया, दूसरे तरीके से बताया गया, मान लो कि लोकल बॉडी इलेक्शन अलग हो रहा है, असेंबली इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, तो भाई तुम 5 साल तो तुम कर क्या रहा है, यही सब इलेक्शन ही कर रहा है तुम।
तो 5 साल तुम काम, डेवलपमेंटल वर्क तो हो ही नहीं रहा है तुम्हारा। मोदी जी को 5 साल बोला गया, मोदी जी उठ के आ रहे हैं, हैदराबाद का जब हो रहा है तो उसमें आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। हाँ, जब तुम्हारा महाराष्ट्र में जब हो रहा है तुम्हारा म्यूनिसिपैलिटी जो, उसमें मोदी जी और अमित शाह पहुँच रहे हैं। तो समझ रहे बात को ना, एक ही बार होगा तो मामला खत्म है। आगे देखो, हाँ तो ज़्यादातर ये जो इलेक्ट्रल साइकिल जो है इसकी वजह से नॉर्मल पब्लिक लाइफ को इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता बताओ तो। हाँ, जो टीचर्स है बेचारा वो ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, इलेक्शन ड्यूटी बार बार जा रहा है, और इससे विद्यार्थी का जो जीवन है, विद्यार्थी का जो स्टडी है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसी तरह बहुत सारा आंगनबाड़ी का भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, आप जोड़ सकते हो। हाँ, उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन भी है। मैं ऑब्जेक्शन दे चुका हूँ तुम लोग को, कई ऑब्जेक्शन मैं अपने हिसाब से भी दे चुका हूँ। अब तुम खुद सोचो। अच्छा देखो बाबू, एक वही चीज़ को दूसरे तरीके से देखो, सेम वही पॉइंट को। अब इसमें क्या बोला गया कि 5 साल सरकार को चुन लिए, अब फिर सरकार को इलेक्शन नहीं लड़ना है। क्या भरोसा सरकार 4 साल तक सोए रहे और लास्ट ईयर में काम करें, क्योंकि लास्ट ईयर में इलेक्शन होने वाला है। तो ये तो हो गया आपका गवर्नेंस, फिर पैरालाइज हो गया यहाँ। क्यों? क्योंकि अंतिम में जब करोगे तो आँख में चमकता है पब्लिक का। बात समझ में आया ना? तो ये भी तो हो सकता है केस। और अभी क्या है कि अभी फ्रीक्वेंट इलेक्शन होता है, फ्रीक्वेंट इलेक्शन होता है तो 1 साल में चेक हो जाता है उसका। क्यों? फिर विधानसभा का इलेक्शन है तो पॉलिटिकल पार्टी का भी चेक हो जाता है कि उसका एफिशिएंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंट इलेक्शन होने का भी फायदा होता है। देखो वही बोला कि पॉलिटिशियन को पता रहेगा कि नीड क्या है वोटर्स का, यदि फ्रीक्वेंट पोल हुआ तो। अदरवाइज 4 साल तक सोए रहेगा और लास्ट ईयर में वो जग जाएगा। समझे? हाँ, फ्रीक्वेंट इलेक्शन हुआ तो जानते हो तुम्हारा इलेक्टेड मेंबर्स अंदर टेढ़े आराम से रहेगा, कोई आपका फ्रीक्वेंट इलेक्शन होगा तो जितने भी तुम्हारा ये मेंबर सब है वो हर समय काम करते रहेगा हमेशा, क्योंकि वो डर रहेगा कि हम कहीं विधानसभा में तो जीत गए हैं, लोकसभा तो हमको विधानसभा में कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डर रहता है। और दूसरी बात है कि जिस तरह आप तुम बोल रहे हो कि आर्टिकल को तुम चेंज करोगे 1 इलेक्शन करने के लिए, तो व्हाट अबाउट द फेडरलिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे कंट्री का फेडरलिज्म क्या होगा, जहाँ पे बोला है कि स्टेट को भी उतना ही अधिकार है आगे बढ़ने का जितना सेंटर को है। तो पूरा स्टेट का जो मेन पावर है वही खत्म हो जाएगा। अभी ना संविधान को चेंज किए हुए तो होने वाला है नहीं। और नेशनल इशू देखो हमेशा तुम्हारा वोटर के दिमाग में होता है। जैसे पुलवामा अटैक हुआ तो पुलवामा अटैक के वजह से ही मोदी जी को वोट दिया गया ज़्यादातर 2019 में। तो नेशनल इशू हमेशा क्रिप कर लेता है, नेशनलिज्म वाला इशू सब, और लोकल इशू भूल जाते हैं, जबकि लोकल इशू सबसे इंपॉर्टेंट इशू है आपका, क्योंकि आपको रहना स्टेट में ही है। तो इसलिए जो लोकल इशू और जो नेशनल इशू है वो ब्लड हो जाएगा। और जनता उतना पढ़ा लिखा नहीं है, लिटरेट नहीं है, जनता हमेशा तुम्हारा सेंटर को ही फेवर कर देगा। तो रीजनल पार्टी का एस्पिरेशन खत्म। समझ गए? ये था, आधा घंटा लगा हमको बताने को, होप से समझ में आ गया होगा। और मैंने बहुत और भी एक्स्ट्रा पॉइंट बोला है स्टूडेंट, और मैं और भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं बैक टू बैक इसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ अभी। फिजिबिलिटी मुश्किल है, कई जो वरिष्ठ पत्रकार है ये भी बताते हैं कि दाम उतना ही लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए इलेक्शन जो अलग अलग हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि इससे फेडरल एस्पेक्ट जो भारत का, देखो डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर में फेडरलिज्म एक है कि नहीं इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और स्टेट का एस्पिरेशन समझना जरूरी है, सेंटर कभी नहीं समझ पाएगा रीजनल एस्पिरेशन को। अब देखो जिस हिसाब से आज मोदी जी के मंत्रिमंडल में ओबीसी का इतना लहर है, तो ये क्रेडिट तो हमारा बिहार और यूपी का ही जाएगा, स्पेशली ये लालू प्रसाद को जाएगा। ये चीज़ कैसे नीचे वाले कैटेगरी को ऊपर लाए हैं वो पॉलिटिक्स में, तो फिर यदि ये नहीं लाते तो ऊपर वाला आदमी ही शासन कर रहा होता है इस कंट्री को। तो थैंक्स टू द रीजनल पॉलिटिक्स, कि रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से तुम्हारा जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो चेंज हुआ है। थैंक्स टू द मंडल कमीशन ऑल्सो, मंडल कमीशन से पूरा इक्वेशन चेंज हुआ है पॉलिटिक्स का। आगे देखो GS पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। देखो स्टूडेंट इसमें ये 30 अगस्त को आया था। अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को कहा है कि देखो ये रिपोर्ट है तुम्हारा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट। हाँ, ये उसका रिपोर्ट है, समझ गए ना कहाँ का? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, इस संस्था का नाम है। इसने क्या बोला कि जिस हिसाब से एयर क्वालिटी है तुम्हारा, यानी कि जो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है दिल्ली का, उस हिसाब से लग रहा है कि दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं वो लगभग अपने जीवन का 12 साल खो रहे हैं, क्योंकि इतना पर्टिकुलर मैटर ज़्यादा है वहाँ पे। तुम यहाँ पे खुद समझो कि WHO ने कहा है कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए पर्टिकुलर। अरे पर्टिकुलर मैटर बताया ना 2.5,
जो तुम्हारा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज सब होता है, उससे हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, सो ऑन। तो बोला कि कायदे से WHO ने क्या बोला है कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए। मैं बच्चे लोग देखो 2021 में आंकड़ा क्या था, 126 है, लगभग 130 कह सकता हूँ ना, 120 और 130। तो ये तो बच्चे लोग 25 टाइम ज़्यादा हो गया। तुम गैस चैम्बर में रह रहा है दिल्ली में, इसका मतलब। चलो ठीक है, तुम 5 के हिसाब से 25 टाइम्स बोलता है। इंडिया क्या बोल रहा है, इंडिया कितना स्टैंडर्ड बोल रहा है नैक के हिसाब से? इंडिया बोला कि 40 होना चाहिए, 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 40 कहाँ, इंडिया का स्टैंडर्ड 40 है, और कहाँ यहाँ 120 130 है। तो उसके इंडिया के स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा है, वो तुम्हारा लगभग 3 टाइम ज़्यादा है। तो मामला बहुत खतरनाक है, समझे। 2020 का फिगर देख लो, 2020 में भी तुम्हारा 110 के आसपास था ये, समझे। तो ये तुम्हारा पॉल्यूशन इंडेक्स है, जो कि तुम्हारा ये बताता है कि यदि कोई आदमी है ना पर्टिकुलर पॉल्यूशन से घिरे रहे तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी हमारे इंडियन 70 साल जी रहे हैं, तो ऐसे माहौल में रहेंगे, दिल्ली वाले माहौल में रहेंगे तो उसका 12 साल घट जाएगा। ठीक है, यही काम है तुम्हारा AQLI का, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, यानी कि एयर क्वालिटी जो है उसकी वजह से लाइफ पे क्या असर पड़ता है। आगे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो साफ साफ तुमको पता चले, जो नैक के बारे में तुम लोग बोल रहे हैं हम, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जानते हो ना किसने स्टार्ट किया था? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ तुम्हारा इन्वायरमेंट के अंदर रहेगा। इसने तुम्हारा कुछ साल पहले किया था स्टूडेंट, ये जानते हो तुम लोग। इसने 24 आवर्स के लिए क्या बोला था, कितना होना चाहिए? PM10 100 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। ये 24 घंटे के लिए है, एनुअल नहीं है, 24 घंटे के लिए होना चाहिए। और PM2 कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। मगर जब बात होगा एनुअली, यानी कि साल का 12 मंथ का होगा, तो PM2.5 कितना होना चाहिए? 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। समझ गए, इसलिए 40 बोल रहे हैं हम 24 आवर्स का नहीं बोल रहे हैं हम, कितना, क्योंकि WHO का भी जो गाइडलाइंस है वो तुम्हारा साल का है, समझे ना। और PM10 कितना होना चाहिए? 60 में, क्योंकि PM10 उतना खतरनाक नहीं है जितना PM2.5 है। अब तुम यहाँ पे देखो बच्चे लोग, PM2.5 का लेवल देखो ना, 2017 में तुम्हारा 113 था, और देखो अभी 126 है, तो समझ सकते हो। आगे देखो, तो सबसे बड़ा तुम लोग का सवाल हो गया, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कहाँ कहाँ से आते हैं PM2.5, समझे। एक तो स्टेबल बर्निंग, जानते हो पंजाब और हरियाणा स्टेबल बर्निंग होता है ना, जान रहे हो स्टेबल बर्निंग? स्टेबल यानी कि जो रहेगा वो रहेगा तुम्हारा राइस का हस्क रहेगा, वो अब वीट लगाना है उसको, जल्दी जल्दी जला देगा उसको। अब एक तो लोकेशन देखो दिल्ली का, दिल्ली बाबू घिरा हुआ, एक तरफ हिमालय से, एक तरफ विंध्यास, समझो टोपोग्राफी समझो दिल्ली का। इधर हिमालय से देखो, हिमालय से ऊपर, और इधर विंध्यास से घिरा हुआ है, तो ट्रैप हो जाएगा, ये नहीं जा पाएगा। या फिर दूसरे तरीके समझो, वैली वाला रीजन है वो, समझे ना। हाँ, एक तरफ गधा है, विंध्यास है नीचे, ठीक है, उधर हिमालय से ट्रैप हो जाएगा ये, समझे। तो ये प्रॉब्लम है। तो स्टेबल बर्निंग, देखो बायोमास बर्निंग, हम मानते हैं कि हमारे पास उजाला योजना है, उजाला योजना में भारत सरकार ने कोशिश किया है देने का गैस सिलेंडर, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिफिलिंग का। एक बार तुम गैस सिलेंडर दे दोगे, फिर तो उसको 1000 रुपये दे के भरना होगा गैस, तो गरीब आदमी कहाँ से कर पाएगा। तो हाँ, पहले कंपेयर में तो बहुत अच्छा हुआ, गोईठा जो जलाते थे तो वो धुआं निकलता था, तो वही PM2.5 सोर्स होगा, वो निकलता है। डीजल देखो, मैंने हमेशा बोला ना एग्जॉस्ट से, और डीजल वाला गाड़ी है, डीजल वाला गाड़ी जानते हो बहुत ज़्यादा ही तुम्हारा निकलता है उससे पॉल्यूशन, PM2, इसलिए डीजल पे ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लगता है। अब देखो ये देखो अनपेव्ड रोड, अब रोड क्या है? अनपेव्ड रोड, मतलब रोड ठीक से कंस्ट्रक्शन नहीं है, बना है टूट गया, दैट इज अनपेव्ड रोड। तो वहाँ से दोनों निकलता है, तुम्हारे दिमाग में ये होगा PM10 होगा, मे बी PM10 अनपेव्ड रोड से भी निकलता है, कंस्ट्रक्शन डस्ट से, ज़्यादातर PM10 ही निकलता है, मगर कुछ अमाउंट अनपेव्ड रोड से तुम्हारा PM2.5 भी निकलता है। तो इसलिए एक कॉमन चीज़ है, PM10 तुम्हारा अनपेव्ड रोड से भी निकलता है, कंस्ट्रक्शन डस्ट से भी निकलता है। सिमिलरली PM2.5 अनपेव्ड रोड से भी निकलता है और कंस्ट्रक्शन डस्ट से भी निकलता है, बट इससे जो निकलेगा PM2 कम निकलेगा एज कम्पेयर टू PM10। अलाज जानते हो, कोल जला रहे हो बाबू, कोयला जला रहा है तुम लोग, कोयला जानते हो ना कितना निकलता है PM2.5। ये सब सोर्सेस कई बार ये भी पूछ लेता, समझे। हाँ, पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखो अब जानते हो तुम लोग NCP ने किया था ना स्टूडेंट, ये वाला चीज़ देखो, अब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था वही NCAP, जानते हो ना तुम लोग, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, याद है तुम लोग को 2019 में किया गया था, तुम लोग पढ़ाया गया इन्वायरमेंट में। इसमें कहा गया था कि हम फंड देंगे स्पेशली वो 100 सिटीज़ को जो नॉन अटेनमेंट सिटी होगा। अब याद करो कि
नैक क्या है कि स्टैंडर्ड है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, समझे ना। उसमें देखा गया कि भारत के सिटी का परफॉर्मेंस क्या रहा है 2011 और 15 के हिसाब से। बढ़िया समझो, कहानी समझो। तो 2015 और 2011 से लेकर 15 ये 4-5 साल का लिया गया डेटा, और पता चला कि लगभग ऐसे 120 सिटी है जो तुम्हारा एयर स्टैंडर्ड जिसका बहुत ही गंदा है, तो उसी को बोलते हैं नॉन अटेनमेंट सिटी। और उसी को घेरने के लिए तुम्हारा NCAP लाया गया था कि ऐसा सिटीज़ में मोर देन 100 नॉन अटेनमेंट सिटी को ठीक किया जाए। उसमें दिल्ली सब भी होगा, हमारे बिहार के भी बहुत सारे एरिया हो जाएंगे। बात समझे ना स्टूडेंट। तो यही तुम्हारा क्या है कि नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत तुम्हारा 2011 से लेकर 15 तक सर्वे करवाया गया और पाया गया कि लगभग 100 सिटी है जो तुम्हारा इस क्राइटेरिया को मैच नहीं करता और वहाँ पे पोल्यूशन कुछ ज़्यादा है, समझे। अब यहाँ देखो तुम लोग PM 2 बताया ना, PM 2.5 और PM 10 कितना होना चाहिए जानते हो तुम लोग, है ना। 40 होना चाहिए और 60 होना चाहिए रेस्पेक्टिवली। हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है बच्चे लोगों, बात समझे। और देखो क्या बोला गया था अभी रिसेंट का टाइम है, 2019 और 20 का बात है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कहा था कि 20 से लेकर 30% हम 2024 तक घटा देंगे, बट बेस लेवल कितना है 2017, यानी कि 2017। सुनो इसका मतलब क्या है, 2017 में लेट से 100 यूनिट PM 2.5 निकल रहा था, तो 2024 होते होते 20 से लेकर 30% उसको घटा देंगे, समझे। मैं सुप्रीम कोर्ट बोला ये तो कुछ ज़्यादा है, ये तो बहुत कम हो गया, बोला था ना सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो बहुत कम हो गया। तो फिर भारत सरकार ने बोला कि 2022 में, अभी हाल फिलहाल का घटना है, ठीक है, ये एक साल पहले घटना है, तो बोला कि नहीं 40% घटाएंगे, मगर हमको डेडलाइन टाइम बढ़ाना होगा 2026 तक। तो यही बोल रहा है कि मगर जो प्रोसेस है इस प्रोग्राम का, जो NCP बहुत ही ढीला है, कोई दिक्कत, पानी पी लो अच्छे से। NCPA का जो प्रोग्रेस है, वहाँ तुम लोग ध्यान दो अपने जगह पे। NCAP का जो प्रोग्रेस है कि जो बोल रहा था ना शुरू में कि हमको 20 से लेकर 30% घटाना है 2024 से एज़ कम्पेयर टू 2017 लेवल, और फिर बाद में बोला गया कि नो हम 40% घटाएंगे 2026 तक एज़ कम्पेयर टू 2017 लेवल। मैं ये जो इतना बड़ा जो एम्बिशियस प्लान है वो फेल कर गया, वो काम ठीक से नहीं चल रहा है। अरे भाई काम ठीक से नहीं चला तभी ना दिल्ली में बाबू 120 बन गया यूनिट, ये ठीक से काम करता तो 40 के आसपास आ जाता वो, बात समझो। इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। अब तुम खुद देखो कि यदि मैं नॉर्मल इंडियन का बात करूँ, दिल्ली वाला का कितना गया 12 साल गया ना, यदि मैं नॉर्मल बात करूँ तो वही 5 साल के आसपास जा रहा है एज, यानी कि तुम्हारे और मेरे जैसा आदमी का भी 5 साल घट रहा है बिकॉज ऑफ द PM 2.5। हम लोग भी ग्रसित है उस चीज़ से, देखो यहाँ लिखा गया है। तो कंट्री देखो, कंट्रीज बहुत भयानक हेल्थ बर्डन से सामना कर रहा है बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन, और ये केवल इंडिया नहीं बहुत सारा कंट्री कर रहा है, समझे ना। जैसे साउथ एशिया का मैं बात कर लूँ, देखो गजब इंक्रीज हुआ है 2013 से लेके यदि 21 तक देखें तो पूरा साउथ एशिया, जिसमें इंडिया भी आएगा, बांग्लादेश भी आएगा, नेपाल सब भी आएगा, तो लगभग 10% से बढ़ा है। यदि मैं बात कर लूँ PM 2 लेवल, देखो ये लगभग 10% ये भी बढ़ा है, समझ रहे हो ना स्टूडेंट। हाँ, ये पर्टिकुलर पोल्यूशन है और इसमें PM 2 भी उतना ही बढ़ा है तुम्हारा, पर्टिकुलर मैटर में दोनों हो सकता है ना, PM 10 और PM 2.5 भी हो सकता है, तो लगभग करस्पॉन्डिंग ही बढ़ा है। इसका भी 10% बढ़ा है, PM 2.5 भी 10% बढ़ा है, 9.5 10 मान के चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान का यदि हम लेंगे, इंडिया कितना बढ़ा 10% बढ़ा, पाकिस्तान का भी लगभग 9% है। अब बांग्लादेश में तो लगभग 12-13% बढ़ गया, क्योंकि बांग्लादेश में इंडस्ट्री बहुत खड़ा हो रहा है वहाँ पे, समझ सकते हो ये चीज़ तुमको। तो वहाँ का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा वो स्थिति खराब होगा ना वहाँ पे भी। और देखो वही बात है, वही बोला गया है। देखो अब तुम यहाँ पे खुद समझो, 2021 में 58 यानी कि लगभग 60 मानेंगे, 21 में लगभग वही 58 ही मान चलो, 58 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था, समझे। और देखो कितना हुआ तुम्हारा 2020 में कितना था 56 था, तो वो थोड़ा और इंक्रीज़ हुआ है आपका 20 कंपेयर में 21 में और थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। और WHO बार बार बोल चुकी है कि 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए। तो बाबू ऐसा नहीं कि अचानक 120 हो गया। यदि हम 2017, 18, 19, 20, 21, 22 सब का बात करेंगे तो बहुत 20 या 25 टाइम ज़्यादा है WHO कंपेयर में, और इंडिया के स्टैंडर्ड कंपेयर में 3 और 4 टाइम ज़्यादा ही है। स्थिति बहुत ही ख़राब है। देखो यहाँ पे ये तुमको समझ में आ जाएगा कि क्यों इतना टेंशन लेने वाली बात है कि पर्टिकुलर मैटर पोल्यूशन स्पेशली PM 2.5 इतना खतरनाक है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो ही रहा है, कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो रहा है आपका, है ना, मैटरनल माल न्यूट्रिशन हो रहा है बच्चे लोग के अंदर, समझे। और नॉर्मल जो एवरेज इंडियन का जो लाइफ है लगभग 5.5 साल या 5 साल तुम्हारा खत्म हो रहा है उसका। हाँ समझ गए ना। देखो जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से उसका कितना लाइफ छीन रहा है, 4.5 साल छीन रहा है। मैटरनल माल न्यूट्रिशन की वजह से लगभग कितना 2 साल छीन रहा है। तो सबको पैमाना बैठा दोगे तो कहोगे कि एयर पोल्यूशन की वजह से लगभग 5 साल
एज इंडियन का खींच रहा है, यानी कि वो लॉस हो रहा है। और जहाँ तक दिल्ली हाइट्स का बात है तो वहाँ तो 12 साल लॉस हो रहा है। ट्रेमेंडस ना। यहाँ पे देखो बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जितना भी नॉर्दर्न बेल्ट का है, तो ये तो और स्थिति खराब है। तो 8 साल जा रहा है, 8 साल है बाबू, पूरा ट्रैप है, क्योंकि यहाँ पर है इंडस्ट्री वगैरह है, और जहाँ हम बैठे हैं वहाँ बगल में इंडस्ट्री है, समझे ना। तो ये खुश भी रहो, थोड़ा दुखी भी रहो, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट है ये, बात समझे। तो यहाँ पे देखो, अब देखो ये आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। अभी रिसेंट में स्टूडेंट जो एयर पोल्यूशन हुआ है दुनिया में, उसमें 60% कंट्रीब्यूशन केवल भारत से है। कहो ये तो बहुत बड़ा बात कर दी है, नहीं बहुत बड़ा बात हुआ कि नहीं? सोचो जरा, रिसेंट टाइम में जो पोल्यूशन हुआ है उसमें से भारत का कंट्रीब्यूशन कितना एयर पोल्यूशन है? 60% है। तो तुम कहोगे कि सर ग्लासगो समिट में, पेरिस एग्रीमेंट में हम लोग तूफानी स्पीड से उड़ रहे हैं, स्थिति यहाँ खराब है। तो स्थिति खराब क्यों नहीं रहेगा तुम्हारा? रिन्यूएबल एनर्जी का अभी भी 12% ही एनर्जी मिक्स है, वो 12% ही आता है, अभी भी थर्मल पावर प्लांट से ही आता है। थर्मल पावर प्लांट का मतलब एक तो भारत का कोयला है, भारत का कोयला तुम्हारा और भी इन्फीरियर है, और उसे बहुत सारा निकलता है पर्टिकुलर मैटर। सब क्या करोगे? तो देखो वही बोला गया है, सब वही लिखा है। 2013 से 22 तक का आंकड़ा ले लो तो भारत 60% तुम्हारा कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड पॉल्यूशन में, समझ गए ना। इंडिया देखो सब जरा कंज्यूमर है कोल का, और कंजम्पशन बढ़ते चला जा रहा है। बताओ थर्मल एनर्जी, ये सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी बस 12% मिक्स है। अभी भी लगभग 80 से लेकर 85% तक अभी भी थर्मल पावर प्लांट से ही इलेक्ट्रिसिटी आता है। हाँ, ये अलग बात है कि कैपेसिटी जो एडिशन हुआ है अभी सोलर का बहुत ज़्यादा हुआ है, वो दूसरा विषय है, बट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में लगभग 80% तो है ना अभी भी, वो 80 से 85%। तो इंडिया इस तरह जैसे फजल फ्यूल पे यूज़ कर रहा है, तो इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो इनिशिएटिव वो सब फीका पड़ जाएगा इससे में। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि ट्रांजिशन हो, जस्ट ट्रांजिशन हो स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें। देख रहे हो ना, क्यों? क्योंकि ये देश का इज्जत का सवाल है कि 2013 से लेकर 22 तक इंडिया हमको चाइना सीखना चाहिए, सिंपल बात है। चाइना 10-15 साल में बीजिंग का क्या स्थिति कर दिया, और भी जो सिटीज़ का बहुत स्थिति ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलो। इंडस वाटर ट्रीटी बड़ा है स्टूडेंट, क्या करें? देखो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, हिंदू पेपर में आया था 31 अगस्त को। अब मैं चाहूँगा कि तुम लोग डायरेक्ट जाओ इंडस का, देखो नीचे देखो, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, पेज नंबर देखो तो कितना है ये सुनील? 30 है, 30 नंबर, पेज नंबर देख लो। ये देखो ये इमेज है, ठीक है, 29 देखो इमेज। यहाँ से समझते हैं ना, यहाँ ज़रा समझोगे। इंडस वाटर, यहाँ पे ध्यान, वहाँ पे ध्यान दो, वहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। इंडस वाटर का 6 रिवर है, समझे ना। एक खुद इंडस है स्वयं, इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज, हुआ ना। इंडस खुद एक रिवर है इंडस बेसिन का, समझ गया? तुम देख सकते हो वहाँ पे इंडस रिवर, झेलम रिवर एंड चेनाब रिवर पाकिस्तान की तरफ है, और 3 रिवर जो है रवि, ब्यास और सतलज इंडिया का एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए हम कर सकते हैं, ये पूरा हमारे लिए है। बात समझ में आ गया ना? दोनों कंट्री इस रिवर बेसिन पर बहुत डिपेंडेंट है, चाहे इरीगेशन के लिए, हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए, बहुत सारा चीज़ के लिए। सही बात है कि नहीं है? इससे पहले कोशिश किया गया था 1948 में भी किसी तरह समझाओ था, क्योंकि ये जो रिवर है दोनों कंट्री के लिए एक तरह से लाइफलाइन है। तो 1948 में प्रयास हुआ था, मैं वो फेल कर गया। 1951 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों वर्ल्ड बैंक के पास गया और बोला कि हमको कुछ पैसा दीजिए ताकि हम हाइडल प्रोजेक्ट बना सके। तो वो बोला कि कैसे, क्यों पैसा देंगे तुमको, हमें भी, तुम लोग तो लड़ रहा है झगड़ रहा है, पहले डिस्प्यूट सुलझा लो फिर पैसा देंगे। तो बोला कि ठीक है, वर्ल्ड बैंक फिर बोला कि ठीक है हम ही बन जाते हैं कमेटी। इस हिसाब से वर्ल्ड बैंक उसका हिस्सा बना है। तो देखो 1960 में फाइनली क्या हुआ कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, उस समय के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, जवाहरलाल नेहरू, और उस समय के जो थे काउंटर पार्ट अयूब खान पाकिस्तान के, और उसमें तुम्हारा जो ब्रोकरिंग किए हैं वो उस समय के वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 3 पार्टी इन्वॉल्व है, इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक। इसलिए कोई भी मामला होता है तो जाता है वर्ल्ड बैंक में, न्यूट्रल कमेटी, बताए थे ना बीच में, ये रीजन है। समझ गए स्टूडेंट? यहाँ फिगर देख लो, इस फिगर देख लो, फिर मैं ऊपर जाऊँगा। देखो इसमें देखो तुम लोग, इसमें कुछ डैम है स्टूडेंट। झेलम रिवर के ऊपर मंगला डैम है ना, तरबेली डैम है तुम्हारा इंडस के ऊपर, देख रहे हो तुम लोग। धूलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, फिगर कलरफुल फिगर देखो ना, उसमें चेनाब की रिवर के ऊपर है। हमें यहाँ पे काम है स्टूडेंट, अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। इधर चले आओ कि टोटल एरिया इंडस बेसिन कितना होगा, 11.65 लाख स्क्वायर किलोमीटर का।
जिसमें 47% पाकिस्तान की तरफ है और इंडिया की तरफ लगभग 40% है। कुछ बेसिन तुम्हारा चाइना में भी है 8% और कुछ बेसिन तुम्हारा अफगानिस्तान में। इसलिए कह सकते हैं कि 4 कंट्री इन्वॉल्व है इसके बेसिन्स पे। समझ गए ना? तो ये हो गया। और हाँ, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी ट्रीटी में आप संशोधन करना चाहते जो 1960 में आया इंडस वाटर ट्रीटी, तो अकेले कोई कंट्री नहीं कर सकता है, दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक साथ आके करना होगा। वही बात वहाँ पे लिखा गया है, समझे? हाँ हाँ, थोड़ा नीचे चले जाओ, थोड़ा नीचे ही चले जाओ। तो क्या ये इंडस वाटर ट्रीटी में क्या था? देखो ये समझना जरूरी है ऊपर को समझने के लिए, समझे ना? इसमें देखो ये समझो, इस ट्रीटी में ये था कि 3 जो वेस्टर्न रिवर है उस तरफ पाकिस्तान की तरफ, इंडस, चेनाब और झेलम, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बढ़िया से यूज़ कर सकता है, आराम से यूज़ कर सकता है जो भी नीचे आए, समझे? और इंडिया भी यूज़ कर सकता है, बट इंडिया जब यूज़ करेगा तो जो हाइडल प्रोजेक्ट जो बनाएगा उसमें पानी ज़्यादा नहीं रोक सकता वो। यदि मान लो कि इंडिया यदि पानी रोक दिया, क्योंकि इंडिया से नहीं जा रहा है, यदि इंडिया पानी ज़्यादा रोक देगा तो फिर वो पाकिस्तान में पानी नहीं पहुँचेगा, और पाकिस्तान में पानी नहीं पहुँचेगा तो पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा, वहाँ का इरिगेशन बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए समझौता ये हुआ था स्टूडेंट कि जो 3 वेस्टर्न वाटर्स है, वो रिवर्स है, इंडस, चेनाब और झेलम, वो तुम्हारा पाकिस्तान आराम से यूज़ करेगा, बट इंडिया यूज़ कर सकता है। बट इंडिया जो यूज़ करेगा वो बहुत कम वाटर यूज़ करेगा, ताकि मिनिमम फ्लो बना रहे उसका। मिनिमम फ्लो मतलब ताकि नदी का वो धार बना रहे और पाकिस्तान सब यूज़ कर सके। और जहाँ तक सवाल है ईस्टर्न रिवर्स का, तो ईस्टर्न रिवर जान ही रहे हो तुम लोग, रवि, ब्यास और सतलज, वो इंडिया आराम से यूज़ कर सकता है। उसको जितना जो प्रोजेक्ट बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात समझ में आ गया ना? यदि तुम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो इस रिवर पे, वेस्टर्न रिवर्स पे, तो प्रोजेक्ट तुम बना सकते हो, बट शर्त ये कि वाटर को तुम ज़्यादा डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंटेंशन यही है कि सर ये लोग किशन गंगा प्रोजेक्ट बना लिया, ये लोग रतले प्रोजेक्ट बना रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका, और ये वाटर जो समझौता हुआ था कि वाटर इतना ही रोकेगा, ज़्यादा रोक रहा है वाटर। पाकिस्तान कंटेंशन ये है। इंडिया बोला कि हम ज़्यादा नहीं रोक रहे हैं, जो अग्रीमेंट हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी में उतना ही रोक रहे हैं हम। बात समझ में आया? छटपटी हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना बात? यहाँ पे देखो 80% ऑफ द शेयर ऑफ अबाउट 135 मिलियन एकड़ फीट वेंट टू, देखो कितना जाता है तुम्हारा, 135 मिलियन एकड़ फीट चला था पाकिस्तान को, और 33 तुम्हारा यानी कि 20% तुम्हारा इंडिया यूज़ करता है। तो कह सकते हो स्टूडेंट ज़्यादातर वाटर पाकिस्तान ही यूज़ कर रहा है। बात समझे ना? टोटल वाटर का धार बोल रहा हूँ। हाँ, पूरा ही बेसिन होगा, ये पूरा बेसिन का बात है, पूरा ही बेसिन। देखो अब यहाँ पे देखो, मगर इंडिया ने बोला है कि हम मिनिमम स्टोरेज लेवल करेंगे, बस यानी बहुत कम करेंगे, 3.75 MFA, मतलब मिलियन एकड़ फीट हम यूज़ करेंगे उसके लिए, वेस्टर्न वाटर्स के लिए, समझे? ये बोला है। हाँ, दोनों कंट्री ने बोला है कि परमानेंट इंडस कमीशन बनाएंगे, कि भारत का ही मेंबर रहेगा, उसका भी अपना रहेगा, इंडिया का भी परमानेंट कमीशन रहेगा, पाकिस्तान का भी रहेगा। कोई मामला हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो आ जाओ साथ में। देखो एक फाइन एग्जाम्पल है, वर्ल्ड के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि इंडिया और पाकिस्तान हमेशा तनाव रहा है, उसके बाद भी युद्ध हुआ है, जानते हो, बहुत युद्ध हुआ है, कारगिल वार से लेकर पहले भी बहुत सारा युद्ध हुआ है, उसके बाद भी ये सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी है वाटर को लेकर अभी तक। बहुत हाई क्रेडिबिलिटी है इंडस वाटर ट्रीटी कि इतना झगड़ा दोनों कंट्री में, उसके बाद भी ये ट्रीटी बहुत अच्छे से फॉलो किया है दो कंट्री। एक क्रेडिबिलिटी है, वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, समझे ना? और यदि कोई भी कन्फ्लिक्ट हो तो आप 6 मंथ में आप सुलझा सकते हो दोनों इंडस आके। यदि वो मामला नहीं सुलझा तो ऊपर जाओ। ऊपर कौन जाओगे? वर्ल्ड बैंक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा। मैं पाकिस्तान क्या कर रहा है वो भी जानते हो, पाकिस्तान दोनों मैकेनिज्म को यूज़ कर रहा है, एक्सपर्ट कमेटी को भी और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ पे? हेग में है ना, नीदरलैंड में। नीदरलैंड का जो कैपिटल है हेग, हेग में उसका तुम्हारा सेंटर हेडक्वार्टर है, समझे स्टूडेंट? हाँ, तो देखो वही चीज़ लिखा गया नीचे, फिर मैं ऊपर जाऊंगा, पहले नीचे देखो, ये समझ जाओगे तो ऊपर वाला आराम समझ जाओगे। 3 पॉसिबल स्टेप्स हैं, इसमें बोला गया ना वही, इंडिया पाकिस्तान खुद अपने आप में सुलझा ले, 6 महीना मिलता है ना, तो हम सुलझा ले वहाँ पे। दूसरा क्या है कि वर्ल्ड बैंक का न्यूट्रल एक्सपर्ट जा सकता है, या तीसरा उपाय है वो आप अपील PCA के पास जा सकता है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जा सकता है। तो इंडिया वही बोल रहा है कि भाई पहले ऑप्शन तुम खत्म करो, पहले इंडस वाटर कमीशन में बात करो, उसका फिर एक्सपर्ट पे जाओ, और उसके बाद तुम जाओ ऊपर PCA के पास। तुम एक ही साथ कैसे जा सकता है वर्ल्ड बैंक और उसमें? तो इंडिया को ये पसंद नहीं आया, इसलिए इंडिया साफ साफ पाकिस्तान को लेटर लिख रहा है कि ट्रीटी में कुछ संशोधन होना चाहिए। बात समझे? हाँ समझे? हाँ देखो यहाँ लास्ट में क्या लिखा गया कि कोई भी प्रोसीजर को, डिस्प्यूट को सॉल्व करना है तो देखो वही सेम चीज़ लिख दिया ना कि आप इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे वही परमानेंट कमीशन कर सकते हैं, इंडस परमानेंट कमीशन पे, या फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट पे जा सकते हैं, या फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, वही चीज़ लिखा गया। अब ऊपर चले आओ, अब मामला समझोगे तुम लोग।
अब समझ में आएगा ये चीज़। देखो देखो अब ये प्रोजेक्ट देखो, हाँ किशन गंगा प्रोजेक्ट, किशन गंगा प्रोजेक्ट तुम लोग को दिखा उस समय, किशन गंगा तुम्हारा ट्रिब्यूटरी है उसका, हाँ झेलम का है, तो झेलम रिवर के ऊपर बसा हुआ किशन गंगा, समझे। तो वहाँ पे देखो नीचे डार्क लाइन में दिया है कि भारत का 330 मेगावाट बन के प्रोजेक्ट तैयार है, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो तैयार हो चुका है, तो वो तैयार है रिवर झेलम के ऊपर। और 850 मेगावाट उससे भी बड़ा तुम्हारा रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तुम्हारा बन रहा है चेनाब के ऊपर। तो जब ये किशन गंगा जब बन रहा था तो उस समय भी पाकिस्तान टोका था और जाके वर्ल्ड बैंक में मामला ले गया था। मैं इंडिया नहीं रुका, इंडिया कंस्ट्रक्शन करते चला गया। वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि रुक जाओ, मैं रुका नहीं, इंडिया कंस्ट्रक्शन करते चला गया। और अभी जब ये कंस्ट्रक्शन में हमारा रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो उस समय भी ऑब्जेक्शन दे रहा है। तो देखो यहाँ पे किशन गंगा और रेटले डिस्प्यूट आर स्टिल कंटिन्यूइंग, देखो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है ना। इसमें बोला गया कि स्टूडेंट इंडिया कितना अलाउड है, अभी जस्ट बताया ना, वेस्टर्न वाटर पे वही 3.75 दिया गया, 3.6 एक ही बात है, इतना हम कर सकते हैं। हाँ 0.40 तुम्हारा इंडस के ऊपर देखो अलग अलग है, 0.40 सबको जोड़ोगे तब 3.6 होगा या 3.75 होगा, समझे स्टूडेंट। इंडस के ऊपर इतना, झेलम के इतना 1.50 MFF और चेनाब के ऊपर 1.70, सबको जोड़ोगे तो तुम्हारा 3.60 हो जाएगा, समझ गए ना। इतना इतना अलाउड है, इतना वाटर हम स्टोर कर सकते हैं। मैं इससे ज़्यादा करेंगे तो जो रिवर का जो नॉर्मल धारा है वेस्टर्न रिवर वो दिक्कत हो जाएगा, फिर पाकिस्तान फिर लाचार हो जाएगा, समझे। तो ये हो गया कंजर्वेशन, यानी कितना हम रोक सकते हैं, 2.85 हम रोक सकते हैं, और फ्लड स्टोरेज के लिए हम 0.75 कर सकते हैं अलग से, दोनों को जोड़ोगे तो वही 3.65 आएगा, उसको भी डिवाइड कर दिया गया स्टूडेंट। हाँ देखो मेन इशू तो वही है किशन गंगा प्रोजेक्ट और रेटले प्रोजेक्ट को लेके, जाने दोनों कश्मीर में है तुम्हारा। तो वही बात है कि अब भारत को चाहिए इस तरह का, क्योंकि हमारा एनर्जी नीड्स के लिए हमें चाहिए इस तरह का प्रोजेक्ट। अब पाकिस्तान हर समय बोल ही रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है कि यह वायलेशन किया है इंडस वाटर ट्रीटी में, जो बोला गया था इतना इतना वाटर वो रोक सकता है, उससे ज़्यादा रोक रहा है, तो बार बार ये भी दौड़ रहा है। आगे देखो मामला, देखो मामला किशन गंगा प्रोजेक्ट का मामला बहुत पुराना है, 2006 में ही पाकिस्तान ने कंसर्न दिखाया था, और रतले प्रोजेक्ट का तुम्हारा 2012 में दिखाया था। तो 2010 में स्टूडेंट देख रहे हो ना, पहला कंसर्न कब हुआ था, 2006 में पाकिस्तान ने दिखाया कि अरे यार ये पानी ज़्यादा रोक रहा है, तो फर्स्ट टेंशन 2006 में हुआ था। 2010 में इस डिस्प्यूट को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक ले गए। हाँ 2013 में देखो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फाइनल जजमेंट दे दिया और बोला कि किशन गंगा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ठीक है वो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कोर्ट स्टेटेड इंडिया हैज़ टू, बट कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है इंडिया जो कर रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंडिया कर सकता है इंडिया, बट कोर्ट ने ये भी बोला कि हाँ आप जो भी करिए मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर मेंटेन रखिए, क्योंकि नीचे पाकिस्तान का रिवर है। तो देखो वहाँ पे मामला 4 मामला था तुम्हारा, हाँ 4 मामला था, 1 मामला सुलझ गया, 3 मामला अभी भी लटक गया उसमें, समझे ना। वही बोला कि जब से कोर्ट ऑफ इसका जजमेंट आया 2 कंट्री साथ में आए, 1 मुद्दा खत्म हो गया, मगर 3 मुद्दा अभी भी रह गया तुम्हारा उससे रिलेटेड, पाकिस्तान और इंडस से रिलेटेड। अब क्या क्या चीज़ है देखो, उसके बाद पाकिस्तान फिर से वर्ल्ड बैंक गया और बोला कि देखिए इंडस वाटर ट्रीटी ये वायलेट कर रहा है, आप भी तो थे 60 में, तो आप भी तो स्टेक होल्डर है। फिर रातले प्रोजेक्ट के लिए भी वही किया है स्टूडेंट। 2016 में पाकिस्तान फिर रिक्वेस्ट किया वर्ल्ड बैंक को कि एक भेजिए हमको, एक्सपर्ट कमेटी बनाइए। तो वर्ल्ड बैंक ने उस समय बोला था, 2016 का बात है स्टूडेंट, वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि किशन गंगा और रतले प्रोजेक्ट अभी रोक दो इंडिया को, बट इंडिया नहीं रुका स्टूडेंट, इंडिया चलते रहा। 2018 में जाकर मोदी जी जाकर इनाग्रेट कर दिया किशन गंगा प्रोजेक्ट को। बोला क्या रुकेंगे यार, ख़त्म होने वाला है हमारा। फिर ये कंसेप्ट वर्ल्ड बैंक में व्यक्त किया और 2022 में वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बना दिया, समझे ना। मगर जानते हो दिक्कत ये है कि पाकिस्तान को चाहिए दोनों ही, वो इंडिया को पसंद नहीं है। इसलिए देखो इंडिया इसी बार देखो 2023 में शुरुआत का बोला ना, लेटर लिखा ना, बोला ना कि हम ये टीटी में थोड़ा संशोधन चाहते हैं, समझे। और इंडिया बोल रहा है, इंडिया ऑल्सो प्रोटेस्टेड पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो ये यूनिलैटरल डिसीजन है कि वो अचानक तुम्हारा वर्ल्ड बैंक के पास चला गया, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास चला, गलत, पहले वे ऑफ अपील के रूप में जाना चाहिए। तो इसलिए जो लेटर लिखा है इंडिया ने 90 दिन का इंतजार करेगा पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से क्या आएगा वो देखेंगे। बट इंडिया का मानना यही है स्टूडेंट कि ये तुम्हारा वे ऑफ अपील की तरह जाए, पैरेलल मैकेनिज्म को यूज़ नहीं करे, यही मैटर था तुम्हारा इंडस वाटर ट्रीटी का। दैट्स इट।